वो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेंड्स इन पीरियड। और ट्रेंड्स इन पीरियड को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। ट्रेंड्स इन पीरियड को समझने के लिए हमने थर्ड पीरियड का एग्जांपल लिया था। थर्ड पीरियड में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये सब सारे एलिमेंट्स जो हैं ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। आर्गन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आर्गन जो है इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस की ट्रेंड अलग होती है। इनर्ट गैस की कोई ट्रेंड आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, इसलिए उसकी ट्रेंड्स बहुत लिमिटेड है। तो एटॉमिक नंबर पहले हम लोग कौन इसका मान ले लें। सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17। सोडियम इज 281, magnesium 282, aluminum is 283, silicon 284, phosphorus 285, sulfur 286 and chlorine is 287। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ट्रेंड, दैट वाज फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये मतलब होता है इसका, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब। अब अगर सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है 1। मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6 और क्लोरीन में 7। तो अगर यहाँ पे इसकी ट्रेंड देखी जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रेंड, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं एक पीरियड में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैसी ट्रेंड आपको दिख रही है? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रही है। ये बढ़ता ही चला जा रहा है लेफ्ट टू राइट। जब हम बढ़ रहे हैं पीरियड में, पीरियड का मतलब ये होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पीरियड का मतलब होता है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैसी ट्रेंड दिख रही है आपको? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रही है। इट इज इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब जस्ट राइट वाले जो एलिमेंट होंगे उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। ये हो गया पहला ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड इज वैलेंसी। वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, जिससे कि वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, जिससे कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट इज इट्स वैलेंसी, या फिर शेयर भी कर सकता है। अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम को इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए आइदर इट विल हैव टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन और इट विल हैव टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों केस में जो है इसकी बैलेंस, ये जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर 7 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 8 हो गया,
और नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो फिर इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बन गई, और फिर ये इस ऑर्बिट में तो 8 कंप्लीट ही है। तो वैलेंसी इसकी दोनों में से जो कंफर्टेबल होगा, 7 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने, कंफर्टेबल किसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 1 विल बी इट्स वैलेंसी। चलिए अब मैग्नीशियम में आते हैं। मैग्नीशियम में देखिए, या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कंफर्टेबल किसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इस केस में देखो, या तो ये, अच्छा सिलिकॉन के केस में क्या होगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ज्यादातर केस में ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, सिलिकॉन में शेयरिंग होती है, तो 4 इसकी वैलेंसी हो गई। फास्फोरस में आइदर इट विल हैव टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन और इट विल हैव टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम केस में ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3 इट्स वैलेंसी मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस में ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस की हम बात करेंगे, दैट विल बी 3। सल्फर की 2, क्लोरीन की 1। तो आप क्या देख रहे हो, सिलिकॉन जो कि 14th ग्रुप का एलिमेंट है। मैंने आपको ग्रुप नंबर डिसाइड करने के लिए बोला था, बताया था कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 हो तो हम उसमें 10 ऐड कर देते, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 या 3 से ज्यादा हो तो हम उसमें 10 ऐड कर देते हैं ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए। अब सिलिकॉन में 4 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए 10 ऐड कर देते हैं, तो ग्रुप नंबर इसका 14 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंसी की जो ट्रेंड आपको दिख रही है, कैसी ट्रेंड दिख रही है, अगर मैं पिंक कलर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो वैलेंसी की ट्रेंड आपको दिख रही है, इट इज इंक्रीजिंग अप टू ग्रुप 14, है ना। ग्रुप 14 तक तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, आफ्टर दैट ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। 14th ग्रुप तक तो ये बढ़ा है, 14th ग्रुप के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 और लास्ट में जाके 0 होता है। तो वैलेंसी इसकी जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कहां तक, ग्रुप 14 तक, आफ्टर दैट इट इज इन डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये हो गया इसके बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रेंड में, एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। क्या एटॉमिक रेडियस में इतनी चीजें हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब आज हम लोग समझेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड ट्रेंड में, एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। या फिर एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, आप अगर यहाँ पे सोडियम से लेके क्लोरीन तक देखो तो सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने दिख रहे हैं आपको, सब में आप देखो 1 2 3 ऑर्बिट है, 1 2 3 ऑर्बिट है, 1 2 3, 1 2 3, हर जगह पे आपको 3 ऑर्बिट दिख रहा है। सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक के हर एक एलिमेंट में आपको कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं, आप देखो ध्यान से, कितने ऑर्बिट दिख रहे हैं आपको, 3 ऑर्बिट दिख रहे हैं ना सब में, यहां से वहां तक के सारे एलिमेंट में। तो अगर सब में 3 ऑर्बिट है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, सब में जो है के एल और एम ऑर्बिट हो गया ना, 3 ऑर्बिट के एल और एम ऑर्बिट हो गया। तो अगर सब में ऑर्बिट का नंबर सेम है तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सबकी एटॉमिक साइज सेम होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे 3 एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। एक तो ड्रॉ करूंगा मैं सोडियम की, दूसरा मैं ड्रॉ करने वाला हूं सिलिकॉन की, और तीसरा मैं ड्रॉ करने वाला हूं क्लोरीन की। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं सोडियम। ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस। ये हो गई इसकी पहली ऑर्बिट,
ये हो गई इसकी दूसरी ऑर्बिट, और ये हो गई इसकी तीसरी ऑर्बिट। अब आते हैं हम लोग सिलिकॉन। सिलिकॉन का न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट। ठीक है, यहां पे भी 3 ऑर्बिट। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लोरीन में। पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट। तीनों जगह पे तो 3-3 ऑर्बिट है, तीनों जगह पे 3-3 ऑर्बिट है। जब तीनों जगह पे 3-3 ऑर्बिट है तो क्या ये माना जाए कि तीनों का एटॉमिक साइज सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एटॉमिक साइज तीनों केस में सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कहने का मतलब यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव चार्ज है। मैंने ये सिलिकॉन का ड्रॉ किया है, सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन है, मतलब 14 पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, कहने का मतलब 17 प्रोटॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। अब आइए आप देखो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट सबका सेम है ना? फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट सेम है ना सबका? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक सबकी पहली और सेकंड ऑर्बिट सबकी सेम है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? सबका सेम है। चलिए, डिफरेंस कहां पे है? लास्ट ऑर्बिट में डिफरेंस है, लास्ट ऑर्बिट में मतलब थर्ड ऑर्बिट जो है उसमें पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4, मतलब सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है। सेवन इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन यहां तक में? यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सोडियम हो गया, ये सिलिकॉन हो गया और ये हो गया क्लोरीन। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अब ये बात समझिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसी भी एटम की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? किसी भी एटम की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? किसी भी एटम की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इट्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, कैसे डिसाइड होती है? बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्रोटॉन। यहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्रोटॉन। यहां पे जो ये चारों इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्रोटॉन, है ना? और यहाँ पे जो सातों इलेक्ट्रॉन है, दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्रोटॉन। यही अट्रैक्शन फोर्स किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। ओके, अब सुनिए, अब एक बात बताइए, ये तीनों केस में कहां पे आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स दिखेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनो, मैं फर्स्ट सेकंड की बात नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट सेकंड सबके लिए सेम है। मेरे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनो। थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां पे है? बताओ, रिप्लाई करो। थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां पे है? अब मैं आपको एक कोरिलेशन करता हूं, कोरिलेशन देता हूं, उससे आप समझना।
इलेक्ट्रॉन छोटा है, आप उसको आयरन नेल मान लो, और प्रोटॉन का साइज हैवी है, प्रोटॉन को आप मैग्नेट मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप आयरन नेल मान लो और प्रोटॉन को मैग्नेट मान लो। यहां पे सोडियम के केस में इस इलेक्ट्रॉन को, थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पे 11 मैग्नेट है। यहां पे थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सिलिकॉन में 14 मैग्नेट है, और यहां पे थर्ड ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए क्लोरीन में 17 मैग्नेट है। अब आप खुद से सोचो, क्या आयरन नेल के नंबर से फर्क पड़ेगा या मैग्नेट के नंबर से फर्क पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, प्रोटॉन का मास काफी हैवी होता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस की चार्ज है, कहने का मतलब प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन्स नंबर इज इंक्रीजिंग। तो जब प्रोटॉन की नंबर इंक्रीज हो रही है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड। यहां पे अब आप खुद से सोचो, कहां की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगी न्यूक्लियस की तरफ? बताओ, खुद से बताओगे ना, खुद से आंसर करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। कहां की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगी टुवर्ड द न्यूक्लियस? सोडियम में कि क्लोरीन में? ऑब्वियसली क्लोरीन में। तो जब इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, यहां के केस में, तो इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर, ऑर्बिट विल कम क्लोजर। जब इलेक्ट्रॉन ही पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा तो ऑर्बिट पास आ जाएगा, और जब ऑर्बिट पास आ जाएगा तो क्या होगा? ऑर्बिट पास आने से क्या होगा? एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हुआ? ऑर्बिट विल कम क्लोजर। देखो, ऑर्बिट कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता। ऑर्बिट इज नॉट अ फिक्स्ड प्लेस। ऑर्बिट इज दैट प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। ऑर्बिट कभी फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ऑर्बिट में कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिट इज नेवर अ फिक्स्ड प्लेस। ऑर्बिट इज दैट प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही पास आ रहे हैं, इसका मतलब ऑर्बिट विल कम क्लोजर, एंड व्हेन ऑर्बिट विल कम क्लोजर, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा तो सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है वो होता है 186 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। सोडियम का साइज होता है 186 पिकोमीटर, सिलिकॉन का साइज होता है 118 पिकोमीटर, और क्लोरीन का साइज होता है 99 पिकोमीटर। ठीक है, इसका साइज क्या होता है? 99 पिकोमीटर। अब आप खुद देखो कि सोडियम का साइज से ऑलमोस्ट हाफ साइज है किसका? क्लोरीन का। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं पीरियड में, तो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? प्रोटॉन का नंबर जो है दैट विल इंक्रीज। जब प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ऑर्बिट विल कम क्लोजर, बिकॉज न्यूक्लियस जो है दैट विल exert more attraction force on the electron. Electron will come closer,
and when electron will come closer to the nucleus, orbit size will decrease. तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे, सोडियम से छोटा क्या होगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से छोटा क्या होगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से छोटा क्या होगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन से छोटा क्या होगा? फास्फोरस, फास्फोरस से छोटा सल्फर, सल्फर से छोटा क्लोरीन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। ओके, why it will decrease? Due to increase in effective nuclear charge. Increase in effective nuclear charge. ओके, आगे बढ़े। चलिए फोर्थ पॉइंट में आते हैं, एंड दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। What do you mean by this term metallic character? Also means electropositive character. Electropositive character. Electropositive character मतलब क्या? Property to donate electron. This is the property to donate electron. डोनेट इलेक्ट्रॉन। अभी आपने क्या पढ़ा? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो उसका एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, अभी आपने पढ़ा। तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, अभी आपने देखा कि यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज छोटा है, सिर्फ 99 पिकोमीटर का। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है? सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है कि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है? बताइए, खुद से बताओ। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, बिल्कुल, सोडियम से इजी है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल डिक्रीज। रीजन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये रहा इसका रीजन। व्हाट इज द रीजन? एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between proton and electrons increases। क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा हो गया ना। अब मैग्नेट और नेल जितना पास में होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, जितना दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। तो ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब हम आ जाए नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या? दिस इज द प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, अब आप खुद से सोचो तो जरा देख के बताओ तो, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? सोडियम इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि क्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? अब आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम की क्लोरीन? क्लोरीन करेगा ऑब्वियसली। क्यों करेगा? क्लोरीन छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्लोरीन छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कैरेक्टर में। अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, जैसे मान लो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा सिलिकॉन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सिलिकॉन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता चला जाएगा। सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, है ना? ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे इसका रीजन क्या बोलोगे? रीजन वही सेम रीजन है इसका भी, एटॉमिक साइज
एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, वही सेम बात बोलेंगे यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। यही लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी में। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारा नेचर ऑफ द ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का जो ऑक्साइड होगा, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। सिलिकॉन हम ले लें बीच में, सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन का ऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है नेचर में। क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7, क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक होगा नेचर में। तो अब देखो जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिक से न्यूट्रल हो रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, बेसिक नेचर से न्यूट्रल नेचर हो रहा है, न्यूट्रल नेचर से क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर हो रहा है। तो जैसे हम क्या बोलेंगे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बेसिक नेचर डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड decreases and acidic nature increases। ठीक है? तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर विल डिक्रीज एंड एसिडिक नेचर जो है दैट विल इंक्रीज। तो दिस इज अबाउट द ट्रेंड्स इन पीरियड में ट्रेंड्स। अभी हमने ट्रेंड्स इन पीरियड पढ़ा, और ट्रेंड्स इन पीरियड के बाद अब हमें पढ़ना है ट्रेंड्स इन ग्रुप। ओके बच्चों, ट्रेंड्स इन ग्रुप। ट्रेंड्स इन ग्रुप। ट्रेंड्स इन ग्रुप को समझने के लिए हम लोग दो ग्रुप का एग्जांपल लेंगे। एक ग्रुप हम लोग लेंगे जिसमें कि सारे के सारे मेटल्स होंगे, और एक ग्रुप हम लोग ऐसा लेंगे जिसमें सारे के सारे नॉन मेटल्स होंगे। इस तरह से दो ग्रुप्स हम लोग लेंगे और दोनों ग्रुप्स में समझेंगे ट्रेंड्स कैसा होता है, किस तरह से चेंज होगा। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारा मेटल का ग्रुप। इसमें हम सेकंड ग्रुप ले लेते हैं जिसमें सारे के सारे मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सारे के सारे मेटल हैं, इसमें सारे के सारे मेटल हैं, तो हमने यहां पे मेटेलिक ग्रुप ले लिया है। अब हम ले लेते हैं यहां पे एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबके सब नॉन मेटल हैं। 17th ग्रुप की बात करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन से स्टार्ट करें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाली ग्रुप ले लें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेन। ठीक है, एस्टेन, ये हम लोग ले लेते हैं 17th ग्रुप। बेरिलियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20। फ्लोरीन,
इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10th में वो सबके सब 20 तक ही होगा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, बट 35 तक जाने की जरूरत नहीं। बेरिलियम जिसका की कॉन्फ़िगरेशन है 2n2, मैग्नीशियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 282, कैल्शियम जिसका की कॉन्फ़िगरेशन है 2882, फ्लोरीन जिसका की कॉन्फ़िगरेशन होगा 27, क्लोरीन 287, ब्रोमीन 28187। ऑल्दो यहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है, क्लोरीन तक से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहला ट्रेंड जो हम लोग समझने वाले हैं वो है वैलेंसी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जैसा अभी हमने पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब अगर यहां पे देखो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में, कैल्शियम में। ग्रुप का मतलब ही होता है ना ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। फ्लोरीन में भी देखो 7, क्लोरीन में भी देखो 7, ब्रोमीन में भी देखो 7। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेंड है एक ग्रुप में कैसी आ रही है, इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। ठीक है, इट रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप, सेम है। चलिए अब हम आते हैं वैलेंसी में। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो वैलेंसी भी तो सेम रहने वाली है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिसाइड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो वैलेंसी डिसाइड करेगी ना। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है सब में, ग्रुप में, तो वैलेंसी भी सेम होगी। वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम इन ग्रुप। थर्ड में आते हैं, थर्ड ट्रेंड में, एंड दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की जो ट्रेंड है, अब देखो फ्लोरीन में 2 ऑर्बिट है ना। क्लोरीन में क्या हुआ, 3 ऑर्बिट हो गई। ब्रोमीन में क्या हुआ, 4 ऑर्बिट हो गई है, 3 4। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। अब जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो इससे पहले वाले में क्या देखा था कि वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम था, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजिंग। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो साइज ऑफ द एटम है ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे साइज ऑफ द एटम बढ़ता चला जाएगा, और साइज ऑफ द एटम बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होती चली जाएगी, है ना। एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज in a group, in a group by increasing will increase in a group due to, रीजन क्या होगा इसका, ड्यू टू इंक्रीज इन number of orbit. Atomic size will increase in a group due to increase in number of orbit. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, एंड दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर।
अब जब हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे बच्चों, तो मेटालिक ग्रुप की बात करेंगे, मेटालिक ग्रुप की बात करेंगे ना। जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो नॉन मेटालिक ग्रुप की बात करेंगे, नॉन मेटालिक ग्रुप की बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बात करें मेटालिक ग्रुप की। मेटालिक कैरेक्टर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, सोचो तो। बेरिलियम में तो 2 ही ऑर्बिट है, मैग्नीशियम में 3 ऑर्बिट है, तो कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहां पे कि यहां पे? मैग्नीशियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, कि बेरिलियम में? किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज ऑफ द एटम बढ़ता चला जा रहा है। अब साइज ऑफ द एटम बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम होती चली जाएगी, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होती चली जाएगी तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान हो जाएगा ना। क्योंकि ये बॉन्डिंग वीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बॉन्डिंग वीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है वो आसान हो जाएगा। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, metallic character will increase due to increase in size of atom। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम नॉन मेटालिक, अब हम नॉन मेटालिक बात करेंगे ना, नॉन मेटालिक ग्रुप की बात करेंगे। इस ग्रुप की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टानिन में, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना आसान है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना आसान है? फ्लोरीन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा या ब्रोमीन गेन कर पाएगा? सोचो तो, आप खुद सोचो तो। ब्रोमीन में 4 ऑर्बिट है, फ्लोरीन में सिर्फ 2 ऑर्बिट है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में है ना प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में है प्रोटॉन के, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। तो फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक होगा देन क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा नॉन मेटालिक होगा देन ब्रोमीन, ब्रोमीन ज्यादा नॉन मेटालिक होगा देन आयोडीन। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। और रीजन क्या होगा इसका? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। यहां पे भी सेम वही बात है ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन की टुवर्ड आएगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, साइज बड़ा हो गया ना, तो साइज बड़ा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ज्यादा इजिली गेन हो पाएगा देन क्लोरीन, क्लोरीन में ज्यादा इजिली गेन हो पाएगा देन ब्रोमीन, ब्रोमीन में ज्यादा इजिली गेन हो पाएगा देन आयोडीन। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक में? चलो बताओ, पूछो अगर कोई कंफ्यूजन है यहां तक में किसी बच्चे को। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट ट्रेंड में, और लास्ट ट्रेंड है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड।
देखो यहाँ पे सब के सब क्या है, मेटल है। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, मेटेलिक ऑक्साइड, सब सब तो मेटल ही है ना। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर है बेसिक। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है एसिडिक। तो इसका नेचर कभी बदलने वाला नहीं है और इसका नेचर कभी बदलने वाला नहीं है। मतलब एक ग्रुप में जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, that is going to remain same. Nature of oxide in a group always remains same. It will never change. It will never change. तो ये हो गया नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब एक मेटल एक नॉन मेटल से कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वहां पे किस तरह की बॉन्ड बनेगी। ऑल्दो ये टॉपिक मैंने आपको पहले समझा दिया है, एक बार फिर से समझ लो। जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी आपने समझा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और नॉन मेटल क्या करेगा, हमेशा नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। हमेशा होगा ना, हमेशा ही यही होगा। पॉजिटिव आयन को हमने बोला था कैटायन और नेगेटिव आयन को हमने क्या बोला था, एनायन बोला था। तो इस दोनों आयन के बीच में देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, होगा ना। इस दोनों आयन के बीच में देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमने क्या नाम दिया था, इसका हमने नाम दिया आयोनिक बॉन्ड। यही नाम दिया था, याद होगा आप लोगों को, इसका नाम हमने दिया था आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह से जब एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों ही नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। दोनों की प्रॉपर्टी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे जब गेन करेगा दोनों एलिमेंट, तो यहां पे कोई भी चार्ज की फॉर्मेशन तो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी। हमेशा हमेशा क्या होगी, वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोई चार्ज नहीं होगा उस पर, कोई चार्ज नहीं होगा, कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे जो कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और यहां पे जो आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मान लीजिए कि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि यहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा लो होता है। क्यों, क्योंकि वीक बॉन्ड है ना, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा कम होता है। अगर हम इस जगह पे स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा। क्यों सॉलिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, इसका फिजिकल स्टेट होगा या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। क्यों, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। शेयरिंग से तो हमेशा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बनेगा ना। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आयनिक स्टेट की बात करें, तो आयनिक स्टेट की बात करें तो यहाँ पे तो आयंस हैं,
आयंस आर फॉर्म्ड। किस कंडीशन में? या तो वो मॉल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो। मॉल्टन या एक्वस स्टेट में वहां पे आयंस फॉर्म्ड होंगे, यहां पे नो आयंस, नो आयंस एक्सेप्ट एसिड इन एक्वस स्टेट। तो अगर यहां पे जब आयंस हैं मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, तो अगर हम इस जगह पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां पे होगी, यस। किस स्टेट में? मॉल्टन या एक्वस स्टेट में। यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नो, एक्सेप्ट दिस वन, एसिड इन एक्वस स्टेट। हो गया ना? ये सब इसकी डिफरेंसेज हो गए। जब मेटल एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और जब एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? कुछ पूछना है यहां तक में? यहां तक में किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। क्लियर है सबको? तो क्लियर है बच्चों, तो आप लोगों का ये चैप्टर हो गया कंप्लीट।